नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय धौरीमन्ना के इस ऑफिशियल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम उच्चावच निरूपण की विधियों के बारे में जानेंगे। ये द्वितीय वर्ष की प्रायोगिक भूगोल के सिलेबस में का टॉपिक है। तो हम पहले ये जान लें कि उच्चावच क्या होता है। उच्चावच का अर्थ हम यदि मोटा मोटी जाने तो उच्चावच का अर्थ है कि ढाल और ऊंचाई, इनके को किसी भूभाग की ऊंचाई और ढाल जो सामान्य रूप से क्या है वो उसको उच्चावच के रूप में हम जान सकते हैं। और जैसे कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की जो खड़ी दूरी होती है अर्थात उनकी ऊंचाइयों के अंतर को अंग्रेजी में रिलीफ कह सकते हैं या हिंदी में उच्चावच की संज्ञा दे सकते हैं। अब उच्चावच पढ़ना हमारे लिए क्यों आवश्यक है और उच्चावच निरूपण क्यों आवश्यक है, क्योंकि उच्चावच निरूपण और वो क्या है, उच्चावच निरूपण जो है वो उसका अर्थ यदि हम समझें तो वो मानचित्र कला की उन विधियों से है जिनके द्वारा किसी भूभाग या किसी भी स्थलाकृति या एकाकी स्थल रूप की वास्तविक जो त्रिविम आकृति है, 3 डायमेंशनल जो आकृति है, उसको कागज या कपड़े की समतल सतह पर प्रदर्शित करना कैसे किया जाए, उन को प्रदर्शित करने की जो विधियां हैं वो उच्चावच निरूपण की विधियां हैं। जैसे हम जानते हैं कि यदि हम किसी भी आकृति को लें तो वो एक डायमेंशनल हो सकती है, एक विम हो सकती है, द्विविम हो सकती है और त्रिविम हो सकती है। तो एक विम, द्विविम और त्रिविम आकृति, एक विम जैसे लंबी सी रेखा है तो उसमें केवल लंबाई है, आयत और वर्ग हैं उनमें लंबाई और चौड़ाई दोनों ही हैं, तो वो 2 डायमेंशनल होगी या द्विविम होगी। और त्रिविम का अर्थ है जैसे हम पहाड़ का लें तो पहाड़ में या खाई को लें तो पहाड़ में आपको क्या लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ें होंगी, तो वो उसकी 3 डायमेंशन होगा। तीनों जो डायमेंशन है, त्रिविम जो है आकृति, उसका निरूपण करना उच्चावच निरूपण की विधियों का कार्य है। अब जैसे हम 3D मूवीज़ देखते हैं, 3D कैमरा होती है, तो 3D कैमरा, 3D मतलब 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन में मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या गहराई, तो ये उनका निरूपण करने का कार्य जो है वो उच्चावच निरूपण की विधियों के द्वारा होता है। अब उच्चावच निरूपण की जो विधियां हैं उनको यदि हम वर्गीकरण करें तो 3 तरह की ये विधियों होती हैं। एक तो चित्रमय विधि होती है, और एक यदि हम बात करें तो गणितीय विधियां होती हैं और मिश्रित विधियां होती हैं। अब चित्रमय विधियों और गणितीय विधियां हमारे लिए सबसे प्रमुख हैं। उनमें से कुछ जो विधियां हैं वो हम पढ़ेंगे। जैसे चित्रमय विधियों में हेश्योर जो प्रणाली है उसका हम अध्ययन करेंगे। पर्वतीय छायाकरण भी होता है, आकृतिक विधि होती है, लेकिन चित्रमय विधि में हेश्योर प्रणाली हमारे सिलेबस में है, उसका हम अध्ययन करेंगे। गणितीय विधियों में स्थानिक ऊंचाइयाँ होती हैं, तल चिन्ह होते हैं, आकृति रेखाएं होती हैं, समुच्चय रेखाएं होती हैं और त्रिकोणमितीय स्टेशन होता है। तो इसमें से हमारे लिए स्थानिक ऊंचाइयाँ, तल चिन्ह और ये आकृति रेखाएं और समुच्चय रेखाएं पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है। अब चित्रमय विधियों में हेश्योर प्रणाली की बात करें तो हेश्योर प्रणाली क्या है? हेश्योर प्रणाली में हम क्या करते हैं कि मानचित्र में बहुत ही महीन और खंडित रेखाओं के द्वारा पर्वतीय छायाकरण या छायाकरण करके उच्चावच को प्रदर्शित करने की करते हैं, और यही हेश्योर प्रणाली कहलाती है। तो इसमें महीन और खंडित रेखाओं के द्वारा की सहायता से छायाकरण करके उच्चावच प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रणाली का जो मूल सिद्धांत जो थे उनका प्रतिपादन ऑस्ट्रिया के लेहमान नाम के एक सैन्य अधिकारी द्वारा किया गया था। अब इसमें किस तरीके से उच्चावच प्रदर्शित किया जाता है? जैसे ढाल की दिशा में खंडित रेखाओं को खींचते हैं कि ढाल किधर घट रहा है, उस दिशा में हम खंडित रेखाओं को खींचते हैं, और जहाँ पर अधिक ढाल है वहाँ पर रेखाएं मोटी होगी और काली होगी, और जहाँ पर ढाल कम है वहाँ पर रेखाएं पतली होगी और कम काली होगी। तो इस तरीके से हम आसानी से किसी भी मानचित्र को देख के ये पता लगा सकते हैं कि जहाँ पर कालापन ज़्यादा है और मोटाई ज़्यादा है रेखाओं की, वहाँ पर उच्चावच ज़्यादा है या ढाल ज़्यादा है, और जहाँ पर मोटाई कम है और काली कम है वहाँ पर ढाल कम है। तो और
जो इन रेखाओं को जिस दिशा में बनाया जाता है वो ढाल गिरने की दिशा होती है, ढाल की दिशा होती है। तो ढाल की दिशा का पता चल जाता है हमें, तीव्र ढाल और मंद ढाल के बारे में भी पता चल जाता है। इस तरीके से ये ऐश्वर्य प्रणाली का कार्य होता है। अब इसके क्या गुण हैं और क्या अवगुण हैं, यदि हम गुण की बात करें तो ऐश्वर्य प्रणाली से या ऐश्वर्य रेखाओं से ऊंचाई नीचाई का प्रदर्शन इतना स्पष्ट हो जाता है कि मानचित्र को देख के हम धरातल के उच्चावच संबंधी सामान्य लक्षणों को सरलतापूर्वक समझ सकते हैं। हमें पता चल जाता है कि किधर उच्चावच ज़्यादा है या किधर ढाल ज़्यादा है, किधर कम है, ढाल किधर घट रही है, ढाल किस दिशा में है। दूसरा, ऐश्वर्य प्रणाली के लिए के द्वारा हम छोटे छोटे जो उच्चावच लक्षण होते हैं, जैसे हमें नदी वेदिकाओं का पता लगाना है या छोटी छोटी कटकों का पता लगाना है या हमें घोल रंध्र का पता लगाना है। घोल रंध्र जो होता है वो चूने पत्थर का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर चूने के पानी में घिल जाने के कारण जो छिद्र हो जाते हैं बड़े बड़े या होल्स हो जाते हैं, वो घोल रंध्र या सिंक होल कहलाते हैं। उनके बारे में छोटी छोटी जो ये उच्चावच लक्षण होते हैं उनका हम आसानी से इसमें पता लगा सकते हैं। लेकिन इसके कुछ दोष भी हैं। अब दोषों की बात करें तो इसमें हमें ढाल की दशा का तो पता चल जाता है, लेकिन हमें ऊंचाई, किसी भी जगह की ऊंचाई का पता नहीं चलता है। औसत समुद्र तल से किसी भी जगह की ऊंचाई जो है उसका हमें पता नहीं चलता है। मोटा मोटी उच्चावच का पता चल जाता है। दूसरा, ये विधि जो है केवल बड़ी मापनी पर बने मानचित्रों के लिए उपयुक्त हैं। बड़ी मापनी के लिए जो आपने मापनी के बारे में पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, और फर्स्ट ईयर में मापनी बड़ी और छोटी होती हैं। तो बड़ी मापनी में जैसे हम बात करें तो पटवारी वगैरह जो ये घरों के नक्शे बनाते हैं, वो खेतों के बनाते हैं, वो बड़ी मापनी पे होते हैं। और यदि हम बात करें तो जैसे राज्य का, जिले का, ये छोटी मापनी पर होता है। तो इस तरीके से बड़ी मापनी पर जो मानचित्र बनते हैं उनके लिए तो ये उपयुक्त है, लेकिन छोटी मापनी पर बने किसी मानचित्र के लिए ऐश्वर्य रेखाओं के द्वारा उच्चावच प्रदर्शित करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि फिर उसमें पूरा कालापन और एक मतलब बहुत ही अस्पष्ट रूप से वो हो जाएगी। तीसरी बात, यदि दोष की बात करें या उसकी डिमेरिट्स की बात करें तो ऐश्वर्य रेखाओं के द्वारा जो रोलिंग लैंड होती है, जो उबड़ खाबड़ या एकदम उर्मिल भूमि होती है या पहाड़ी क्षेत्रों के जो उच्चावच होता है उनका स्पष्ट प्रदर्शन इसमें नहीं हो सकता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में तो ऊंचाई नीचाई एकदम लगातार घटती चली जाती है। तो इन प्रदेशों के उच्चावच को ऐश्वर्य प्रणाली से दिखलाने पर मानचित्र में जो है वो कालापन बहुत बढ़ जाता है कि पूरा मानचित्र जो है वो अस्पष्ट और एकदम काला काला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर निरंतर पहाड़ी क्षेत्रों में यदि हम जावे मेवाड़ की तरफ जाएँ तो वो लगातार ऊपर नीचे होता चला जाएगा, तो उसको हम स्पष्टतः नहीं बता पाते हैं। फिर हम चौथी बात करें तो सही ढंग से ऐश्वर्य बनाने के लिए पर्याप्त अभ्यास और भू आकृतियों के संबंध में बहुत ही सही ज्ञान होना आवश्यक है। तो इसको केवल अनुभवी जो मानचित्रकर्ता होते हैं वही बना सकने में सही तरीके से उपयोग ले सकते हैं। तो ये तो हमने ऐश्वर्य प्रणाली के बारे में पढ़ा। अब आगे की कक्षा में हम जो बाकी जो गणितीय विधियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।